नमस्कार दोस्तों। आज हम 2026 में जो आरएस की एक नई भर्ती आनी अपेक्षित है, इसके संदर्भ में इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक प्रॉपर तैयारी करें, एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, एक पूरे समर्पण भाव के साथ, ताकि हम जो अभी अवसर हमारे सामने आने वाला है उसको इस तरीके से जकड़ लें और उसका पूरा यूज कैसे करें। इस एग्ज़ाम, इस वैकेंसी का, इसके बारे में हम विस्तृत बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको भी पता होगा, जब वैकेंसी आती है और एग्ज़ाम प्रीलिम्स होता है और उसके रिजल्ट तक यानी 2 3 4 महीने होते हैं, ये ऐसे निकलते हैं एक हमारे लिए त्योहार जैसे दिवाली है, उसी तरह एक त्योहार का माहौल बन जाता है और 3 4 महीने हम बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ कंफ्यूजन होती है, बहुत सारी बातें होती है और फिर हम ऐसे माहौल में, ऐसे दलदल में फंस जाते हैं और फिर रिजल्ट आता है और हमें निराशा हाथ होती है। उसका क्या कारण है, क्या आप अपन किस तरीके से ट्रैप में फंस जाते हैं, इस ट्रैप का भी अपन एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को एक संत भाव का मतलब होता है अपने एक योगी की तरह खुद को किस तरीके से बांध कर एक निरंतर तैयारी करें, क्योंकि हमारे में निरंतरता की एक कमी रहती है। इन सारी बातों में, सारी एस्पेक्ट में हम बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो बात होगी वो है कि तैयारी कैसे करें। और तैयारी आप सभी जानते होंगे, हम सभी जानते हैं, लेकिन इस तैयारी को एक स्ट्रक्चर कैसे दें, इसको एक ऑर्गेनाइज कैसे करें, खुद को एक देखो, जितनी चीज़ें सिंपल होती है उसको बांधना बहुत आसान होता है। तो हमें खुद को किस तरीके से सेल्फ हेल्प करनी है, इस तरीके से हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिर हम एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा, जो जिस तरीके से बाहर की दुनिया है, वास्तविकता में जो यथार्थ से परे है, एक केवल सिर्फ एक सीमित मात्रा तक है, उनसे किस तरीके से उनका यूज करना है और उनसे किस तरीके से बचना है। देखो, जो चीज़ें होती है वो यूज करने लायक भी होती है, कुछ नहीं होती है, हमें उनसे कहाँ तक बचना ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक और धारणा रहती है कि नोट्स कैसे होने चाहिए, नोट्स मेकिंग कैसे करनी चाहिए, हम इसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में लगभग देखो, बुक्स मुझे लगता है कि सभी जानते होंगे, फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो तैयारी कैसे करें, मैं सटीक तैयारी करता कैसे करें, इसका मतलब मेरा ये है कि हम कमिटमेंट, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, इन तीनों के साथ एक मैनेजमेंट वे में तैयारी कैसे करें, इस पर्सपेक्टिव में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस बैकग्राउंड में बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले, किसी भी एग्ज़ाम का जो मंगलसूत्र होता है वो सिलेबस एंड पीवाईक्यू होता है, ये आप सभी जानते होंगे। और ये इन दोनों बातों को मैंने पीवाई को टेलीग्राम है आर्यस रिहर्सल, यहाँ पर सीरीज़ लगा रखी है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं यूट्यूब पर सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स और मेंस के जो है उनको एनालिसिस भी करूँगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और सिलेबस आपको मैं बाद में, मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाकर रेफ़र कर सकते हो, बहुत डिटेल में समझाया है। लेकिन यहाँ जो बात है वो एक एप्लीकेशन की है, किसी भी चीज़ का हम यूज़ कैसे करें उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। जैसे नई भर्ती आने वाली है, उसको लेकर हम किस तरीके से अपनी कमर कस लें, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है तैयारी, ठीक है। अब तैयारी का मतलब मेरा केवल किताबें पढ़ना, नोट्स बनाना और किसी से बात करना, चाय की थड़ी पर एमसीक्यू सोल्व करना या लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना, ये नहीं है। मेरी तैयारी कहने का मतलब यहाँ पर है कि अपना डेडिकेशन कैसा होना चाहिए, अपना कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए और एक उसमें पेशेंस, एक स्पिरिट कैसे पैदा करें, इन कॉन्टेक्स्ट में बात करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, स्ट्रैटेजी में सबसे दो, कभी भी स्ट्रैटेजिकली बात करते हैं, स्ट्रैटेजिकली का मतलब होगा टाइम एंड रिसोर्स। हमारे पास टाइम, देखो स्ट्रैटेजी दो बातों में डिवाइड होती है, एक टाइम एंड रिसोर्स। देखो टाइम हमारे पास, यकीन करिए, आज जैसे अक्टूबर, मिड अक्टूबर चल रहा है और नवंबर, अभी दिवाली के बाद अब देखोगे नवंबर दिसंबर वैकेंसी आती है, तो आप मान लीजिए फरवरी मार्च अप्रैल तक कभी भी हो, यानी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 1 साल का प्लान। क्योंकि सीधी सी बात है, यदि भर्ती अभी भी आ जाए 1 महीने 2 महीनों में, तो फिर प्रीलिम्स 4 महीनों में प्रीलिम्स होगा, फिर उसके 4 महीने बाद होगा मेंस, तो ऐसे करके 9 10 महीने तो उसकी एक टाइमलाइन रहती है। तो अपन 1 साल लेकर चल रहे हैं और आप लोग से मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि आपके पास अच्छा फाउंडेशन भी होगा। और इसका मकसद ये है कि जो भर्ती आने वाली है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे करना है। हमारे पास जो पढ़ा है, हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि बहुत सारे पढ़ा हो, लेकिन उसको देखो, पढ़ना और एग्ज़ाम यूज करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप कितने भी पंडित बन जाओ, कितने भी शास्त्र
आप ढंग से पढ़ लो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एक देखो कंपटीशन करने का एक एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड किससे डेवलप करेंगे अपन, इसके बारे में होलिस्टिक तरीके से मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बात करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में मैंने बताया टाइम, देखो आप सभी अपन सभी लोग जानते हैं टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। और रिसोर्स का मतलब मैं बुक्स या नहीं मानता हूँ, रिसोर्स है कि हमारा जो टाइम का जो फ्लो है, सुबह उठते हैं रात को बेड तक आते हैं, उसमें हमारी दिनचर्या क्या रहती है, हमारी गतिविधियाँ क्या रहती है, इन सभी का जो व्यवहार है वो मैं रिसोर्स में कंसोलिडेट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मुझे लगता है जो स्टेप क्या होने चाहिए, जैसे आप जहाँ भी खड़े हो, चाहे आपने कुछ भी पढ़ा होगा, राजस्थान हिस्ट्री के बारे में आपकी समझ होगी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, आप मोस्टली मैं हम उम्मीद करता हूँ कि जानते होंगे। ठीक है, तो अब हमारे इनको ऑर्गेनाइज करना, अब सबसे बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, अब इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए स्टेप क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले ये कि आप हमेशा बड़ी चीज़ को साधने का प्रयास करेंगे। जो मेंस का सिलेबस है वो वाइड है प्रीलिम्स से। ठीक है, और मेंस आपसे कंसेप्ट क्लियरिटी का भी डिमांड करता है, आपने पेपर देखे होंगे तो आप अनुमान लगा सकते हो। तो अभी जो हमारा जो फोकस है वो मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। मेंस ओरिएंटेड होने का मतलब है कि जो हमारी पढ़ने की जो स्टाइल है, शैली है, उससे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप फैक्ट से बाहर निकल कर, जैसे आप आर्ट एंड कल्चर का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप फेस्टिवल के बारे में पढ़ रहे हो, केवल आप उसकी तिथि याद कर रहे हो, उससे बेहतर है आप आगे जाइए कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके रिलेटेड लोक देवता कौन से हैं, उसके रिलेटेड कौन सा स्थान है, और उसके रिलेटेड कौन सी इको टूरिज्म पॉलिसी चल रही है, इकोनॉमिक सर्वे में कोई जैसे खाटू श्याम जी है, इसमें कौन सी इकोनॉमिक तरीके से टूरिस्ट में किस तरह डेवलप किया जा रहा है। तो ये एक क्लियरिटी होती है, एक डेप्थ होती है जो रिक्वायर करती है मेंस में। और तो इसी तरीके से हमें मेंस ओरिएंटेड तैयारी करनी है। तो ज्योग्राफी में हम कुछ पढ़ते हैं, जैसे हम नॉर्मल रिवर के बारे में पढ़ते हैं तो चंबल की लेफ्ट राइट हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उससे बेहतर है कि अब लेफ्ट राइट निकलती है तो उसमें कौन से जिले आते हैं, वो जिले आते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ का सोसाइटल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, और उसका एनसीईआरटी में क्या फ़र्क था। तो इस तरीके से हमें जो रीडिंग है वो आगे बढ़ानी है। और आप सेकंड स्टेप होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग, लगभग यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, यदि कुछ नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ने का मतलब है अभी तक ऑर्गेनाइज तरीके, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री है तो राजस्थान हिस्ट्री में कुछ कंसेप्ट है, राजस्थान हिस्ट्री के 3 ही पहलू है, पॉलिटिकल, कल्चरल हिस्ट्री पूछी जाती है। अब पॉलिटिकल कल्चर आप वापस डायनेस्टी से पढ़ने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग है वो अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है, और उसके बाद नोट्स मेकिंग होनी चाहिए। ये स्टेप लगभग काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ये फॉलो किए भी होंगे, नहीं किया है तो यही हमारी अभी मेंटेलिटी होनी चाहिए, ये स्टेप हमें भी फॉलो करने की जरूरत है। ये 3 स्टेप है अभी तक तो। ठीक है, उसके बाद मेन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, मेन प्रिंसिपल का मतलब है हमारे उसूल, हमारे ऐसे कौन से नियम होने चाहिए कि ताकि हमें वो बांध कर रखे। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वन बुक। आप अभी 2026 का टारगेट कर रहे हो, एक बुक कोई भी सब्जेक्ट की, यदि एक बुक मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी है, और वो बुक बहुत ऑथेंटिक भी होती है। वो आप कोई ऐसे रैंडम आदमी नहीं है कि आप यूट्यूबर आपके सर के माध्यम से, नहीं, वो एक अच्छी हिंदी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हो सकती है, या कोई अच्छे राइटर हो सकते हैं जो राजस्थान के ग्रंथ अकादमी ने पब्लिश किया, उनकी ओरिएंटेड बुक पढ़ने की अपन कोशिश करेंगे तो अपन लगभग भीड़ से बहुत आगे है, आप यकीन करिए। ठीक है, तो वन बुक किसी भी सोर्स के लिए, और अगेन उसको आप बार बार पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो फिर बुक समझ में आती है, उसके प्रति हमारी एक मेंटेलिटी, एक माइंड मैप बनता है, और वो माइंड मैप हमें मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए वन बुक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और बार बार पढ़ेंगे, वो कहते हैं ना बार बार जब एक रास्ते पे चलते हैं तो वो एक रास्ता बहुत बड़ी पगडंडी बन जाती है, तो वही हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात है, हम हमारे में डाउट रहता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक बुक है, लेकिन हमें डाउट ये रहता है कि यार इस बुक में कुछ आएगा कि नहीं आएगा, वो उस पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अब क्या करें, तो हम दूसरे बुक के पीछे भागेंगे, रैंडम सोर्सेस है मार्केट के अंदर उसके पीछे भागेंगे, तो ये मेंटेलिटी तोड़नी होगी, और हमें एक पत्थर की तरह, पाषाण की तरह रखनी होगी कि हमने एक बार तय कर लिया कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, ये करना है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं देखने वाला हूँ। ये मेंटेलिटी होनी चाहिए, स्टोन की मेंटेलिटी। आपने यदि बड़े पत्थर कहीं देखा होगा, आप कहीं गांव शहर कस्बा ढाणी में रहते हो तो आप अभी यदि दिवाली के घर जाओगे तो आप देख लेना, एक बहुत बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बड़े, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर नहीं तो बहुत बड़े पत्थर होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बहुत स्थिर रहती है। वो से आंधी आ जाए, तूफान आ जाए,
चाहे बारिश आ जाए, आंधी, कुछ भी हो जाए, वो उनका एक एकदम कायम रहती है अपनी जगह पर। तो इस तरीके से हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए। वो मेंटेलिटी हमें बहुत इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी के दो पहलू थे, मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है, और यही दो पहलू है, यही आपका डेडिकेशन बढ़ाएगा, यही आपका फोकस आगे लेकर जाएगा, और इसी से आपकी स्पीड पैदा होने वाली है। ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब ये है कि मैंने बहुत बातें तो फेंक दी कि एक बुक पढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अब इसको फॉलो कैसे करें, इसके बारे में बात क्या करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले कितनी भी कुछ भी कर लो, किसी से, देखो सबसे बेस्ट बात है कि अपने आप खुद से, वो कहते हैं आत्मदीप भाव, वो वाली भावना अपने खुद के साथ होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग और कमिटमेंट जितना मजबूत होगा, उतना ही आपका काम, आपका रास्ता बहुत, अपन सभी का रास्ता बहुत इजी होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कमिटमेंट और प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए, एकदम रिलायबल होनी चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तरीके की होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कोई ऐसा नहीं है कोई इसके लिए बहुत कुछ करना, नॉर्मल है। मैंने डिसाइड कर लिया है, एक बुक पढ़नी है, एक बुक मेरी प्लानिंग है। अब मुझे एक बुक के अंदर राजस्थान हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिकल साइट पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। इसके अलावा यही प्लानिंग है और यही कमिटमेंट है, और ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने फॉलो कर लिया, मुझे लगता है, देखो प्रैक्टिकल बात है, ये मुझे नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो व्यक्ति अपना रास्ता बहुत काफ़ी हद तक मजबूत कर लेगा। ये एक सिंपल सा फंडा है। दूसरा, हार्ड फोकस। देखो, फोकस कोई बाहर से नहीं आता है, फोकस आता है आपकी प्लानिंग से। जितनी प्लानिंग मजबूत होगी, जितना कमिटमेंट मजबूत होगा, वहीं से फोकस डेवलप होता है, और यही फोकस अपने को कहाँ लेकर जाएगा, एक अलग स्टेज पर लेकर जाएगा, और जिसको अपन कंसिस्टेंसी कहते हैं। निरंतरता कहाँ से आती है? फोकस से आती है। अपन जितना फोकसित एक फोकस रहेंगे और जितना प्लानिंग करके रहेंगे, कमिटमेंट रहेगा, तो उसी से हमारी कंसिस्टेंसी बनती है, निरंतरता उसी से आती है। आप कभी भी, जैसे कुछ भी चीज़ें, फोकस का मतलब होगा किसी चीज़ के प्रति हमारा ध्यान, ठीक है। अब ध्यान कुछ भी हो सकता है, खाने के प्रति, पीने के प्रति, पढ़ने के प्रति। तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए हमारा ध्यान है कि 3:30 बजे चाय पीनी है। एक ध्यान है, चाय पीना एक ध्यान है, ठीक है ना, हमारा मन का विचार है। तो आपने प्लानिंग भी करते हो, आप अपने एक यथा स्थान है वहाँ जाते हो, और आपका कमिटमेंट ऑटोमेटिक बन गया। कमिटमेंट कोई ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कुछ बनना पड़ता है। यदि आपने फोकस फॉलो किया, प्लानिंग फोकस कर दिया, तो कमिटमेंट ऑटोमेटिकली फॉलो होता है, और कंसिस्टेंसी उसका एक नेक्स्ट स्टेप है, वो फॉलो होता है। तो इसी तरीके से यदि हमने फोकस कर लिया कि मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये चीज़ बढ़नी है, तो हमारी इसी से कमिटमेंट बिल्ड होगा, और कमिटमेंट से ही हमारी कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। तो यही मेन रास्ता है। इसके अलावा जो बातें मुझे लगता है एकदम व्यर्थ बातें हैं, और मैं इनको नहीं मानता हूँ कि बाकी कुछ भी नहीं है, और ये मेन 3 बातें हैं, इन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और बाकी जो भी आपके प्लान है, वो फोकस जो स्टेप है, वो फोकस ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएंगे, ठीक है। ये एक बात हो गई। और यही मेरी डेफिनेशन यही है कि तैयारी कैसे करें। मैंने आपको बताया था कि सटीक तैयारी कैसे करें, इसका आंसर यहीं तक है, ठीक है। बाकी मैं, आप जैसे कुछ भी बुक पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, ये एक तैयारी का एक जस्ट अ पार्ट, नॉट इज होलिस्टिक पार्ट। तो आपको मेन यही चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं। हमने, ठीक है, प्लानिंग बना दी, हमारा फोकस हम बढ़ा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी हम एक कुछ कुछ न कर भी रही है, और नहीं कर रहे आज स्टार्ट भी कर लेंगे। तो हमारे सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने चाहिए। देखो, आरएस में आपको पता होगा प्री और मेन स्टेज होती है, जो रिटन एग्जाम होता है इंटरव्यू के अलावा, ठीक है। तो 2 स्टेज पर अभी तक अपना फोकस होना चाहिए। तो प्रीलिम्स में आपको पता होगा लगभग 7 सब्जेक्ट पूछते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और रीजनिंग, ऐसे करके 6, और 7 तो शायद कौन सा मिस कर गया हूँ, पॉलिटी पूछे थे, ऐसे करके 7 हमारे टॉपिक है, ठीक है। और उसमें, और उसी में से हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और वो फैक्चुअल टाइप की होती है, लेकिन अभी तक थोड़ा स्टैंडर्ड, जैसे 24 की जो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें बढ़ भी गया था, ठीक है। तो हमारा, जैसे मैंने बताया था, यदि हम मेंस ओरिएंटेड तैयारी करेंगे, तो काफ़ी चीज़ें हैं वो आगे बहुत बढ़ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट, जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे प्रीलिम्स में जो भी मेंशन है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, और इसके अलावा हमारा जो मैथमेटिक एंड रीजनिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे पोर्शन जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, और इन सभी से 20-20 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए किसी को मिस या छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इसको अब साधना कैसे, इनको किस तरीके से इनका
पढ़ना है वो हम आगे बात करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। तो मैंने इनको दो भागों में डिवाइड किया। जो हमारे एक होता है फंडामेंटल टॉपिक है, जैसे बेसिक टॉपिक है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। ये टॉपिक प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। और ये जो टॉपिक है ओनली मेंस के अंदर है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश भी मेंस के अंदर है, लेकिन बहुत अच्छी भूमिका इसकी रहती है। तो हमें सबसे पहले तो फोकस मुझे लगता है कि इस पार्ट पर करना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका सोर्ट से हम आगे बात करेंगे और आप सिलेबस देखेंगे तो पता है उसमें चल जाएगी। मैंने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप हमारे RS रिहर्सल टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको इस कमेंट सेक्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन में शामिल है, ठीक है। अब बात करेंगे कि मेन स्टेज टू बी डेवलप। तो अपन जो भी पढ़ेंगे, सबसे तैयारी का एक मेन जो स्टेज है वो है कि हमारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। जब किसी चीज़ के प्रति कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ेगी किसी भी चीज़ के प्रति, तब हमारा जो नॉलेज है वो एक ठोस बन जाएगा। ठोस जब नॉलेज बनता है तो हमारी जो पकड़ है सब्जेक्ट के प्रति वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखो। कंसेप्चुअल क्लियरिटी का मतलब क्या होता है? कंसेप्चुअल क्लियरिटी का मतलब होता है जैसे कुछ भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो या मौलिक अधिकार पढ़ रहे हो, तो उसमें हमारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी ये नहीं होनी चाहिए। कंसेप्चुअल क्लियरिटी इस तरीके से होनी चाहिए, यदि कोई राइट है 14, 15, 16, 17 टू 30, तो इसमें हमारा एक तो आर्टिकल है वो तो हम रेंडमली याद करते हैं, लेकिन उसके रिलेटेड कौन सा एक्ट है, कौन सा जजमेंट है, और उस जजमेंट का किस तरीके से प्राइवेसी, या जैसे मान लीजिए राइट टू प्राइवेसी पढ़ना है तो इसके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है और उस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटरप्रिटेशन, व्याख्या क्या रही है। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल क्लियरिटी बिल्ड होगी तो हमें मेंस के दौरान हम ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे, ठीक है। पहली कंसेप्चुअल क्लियरिटी। दूसरी है कि RS बनना है तो फैक्चुअल क्लियरिटी मैटर करती है। प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में 30% ग्रोस भागीदारी है इनकी, और 30% हमारे को फैक्चुअली रटनी पड़ेगी। चाहे इकोनॉमी में डाटा रटना मारना पड़ेगा, ज्योग्राफी में रिवर, लैंड फॉर्म वगैरह सीधे एकदम रटाफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये भी एक अपने आप में बहुत फैक्चुअल रिमाइंडर, ये भी एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, इसको भी डेवलप करना पड़ेगा। रटाफिकेशन भी जरूरी है, ठीक है। और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, जो भी हमारी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इन सेंस कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हो या इकोनॉमी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी में आप ट्रांसपोर्ट या मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, ठीक है। एक तो आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग हो जाएगी कि इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेल की क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, और इसके डाटा वगैरह। ये फैक्चुअल कंसेप्चुअल दोनों होती है। प्रैक्टिकल ये होती है जैसे अब मान लीजिए हमारे रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अब इसको आप किस तरीके से एग्जामिनेशन में यूज करेंगे, कौन सी, जैसे अब मान लीजिए कुछ दिन पहले जैसलमेर में एक घटना घटी थी, चलती बस में आग लग गई, ठीक है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है, इसको आप इस ओरिएंटेड कैसे देखते हो, जैसे उसमें क्या मेन रूल्स की कमी थी। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऐसे, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हो तो उसमें रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ रहे हो, तो रोड ट्रांसपोर्ट मान लीजिए एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो एक्सीडेंट्स को आप जैसे मोटर व्हीकल सेफ्टी रूल्स क्या है, हमारे वहाँ के पीपल लोडेड बस के लिए क्या रूल्स है, या इसके रिलेटेड कोई भी डायमेंशन हो गया, जैसे हमारी ट्रैफिक पुलिस है उनके बारे में क्या हमारा प्रोविज़न क्या है। तो इस तरीके से हमारी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करने की ज़रूरत रहती है, ठीक है। और प्रैक्टिस अपन सभी जानते हैं, इसका तो कोई मोल भाव भी नहीं है कहीं। तो जितनी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस का मतलब होता है हमारा जो MCQ और आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग इनसे भी बेहतर है कि अपनी मेंटलिटी। प्रैक्टिस में 3 चीज़ें मैं मानता हूँ। एक तो हमारा फिजिकली इनपुट आउटपुट तो रहता ही है, उसके साथ हमारी मेंटलिटी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। और मेंटलिटी प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम खुद को किसी चीज़ को किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में काम करती हैं, और यही अपने को एक बाकी दुनिया से अलग बनाने की चेष्टा भी करेगी, ठीक है। अब है कि नोट्स मेकिंग कैसे करें। देखो, नोट्स मेकिंग के बारे में आम धारणा ये है कि बड़े बड़े रजिस्टर भरो, अलग अलग पेन, वाइट, ब्लैक, पता नहीं कैसे पेन अच्छे से यूज़ करके। मैं देखो इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, और आप सभी भी मान लोगे। मान लीजिए अपन को हिस्ट्री पढ़ रही है, हिस्ट्री में इतना बड़ा सिलेबस है, हम यदि पढ़ना बैठ जाएंगे तो इम्पॉसिबल है कि सारा हम राइट डाउन नहीं कर सकते हैं। तो नोट्स मेकिंग का होता है अपने खुद के, कहते हैं ना, किसी चीज़ का ध्यान आकर्षित करना हो, खुद को कुछ चीज़ में बांधना हो। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर पढ़ रही हो, आप अपन इसका नोट पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो शॉर्ट चीज़ है, उसको अपन जब राइट डाउन करेंगे, उसको दिमाग में मेंटल फ्रेम बनाएंगे,
इसके में बढ़ेंगे तो वो यहाँ डेवलप करेगा। ये बहुत अच्छा टेक्निक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कोचिंग देखो, इसके प्रति दो चीज़ें होती है। एक तो है कि मैं यहाँ बोल दूंगा तो आपको लगेगा यार ये आदमी क्या बोल रहा है, ये कौन सा खुदा खास्ता है। तो कोचिंग आपने अभी रिजल्ट देखा होगा, क्या भूमिका कर रही, कुछ नहीं। तो कोचिंग ऐसा नहीं है, देखो होनी चाहिए, पर सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ स्टडी। और ये सेल्फ स्टडी कहाँ से डेवलप होगी है, ये स्टेज फॉलो करने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी बहुत कठोर रास्ता है, कठिन तपस्या है, जिसमें कमिटमेंट, प्लानिंग, फोकस की बहुत ज़रूरत रहती है। और ये कोचिंग है, इसमें भी आपको चीज़ें देखो, ये या तो आप पहले ये चीज़ें यहाँ करके आते हो, तो आप नोट्स बना के आते हो, ये सब कुछ करके आते हो, और कोचिंग अच्छी होनी चाहिए। और आरएएस में मुझे नहीं लगता है कि जो कोचिंग यहाँ चल रही है सिर्फ वो हवाबाजी फेंकने में माहिर है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड उनको अभी तक देखो, आप जो भी कोचिंग नामचीन चलते हैं, अपना कंटेंट देखेंगे तो आरएएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग और उनके जो प्रश्न पूछने की नेचर, जो प्रकृति है, बहुत अपोजिट है। मैं खासकर आरएएस की बात कर रहा हूँ। और उनकी मतलब एक तरीके से वो कहते हैं ना, हमारे हवा भी नहीं लगती कंटेंट में। आपको हिस्ट्री में कोई बता रहा है, कोई रैंडम फैक्ट, अब हिस्ट्री राजस्थान की इतनी है नहीं है। ये आप मानते हैं कि हिस्ट्री बहुत बड़ा वाइड है, नहीं, हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है राजस्थान की, ठीक है। और उसमें कंसेप्चुअल चीज़ें लिमिटेड है। तो यहाँ से कोई एक दो क्वेश्चन बता दे और दावा ठोक रहा है तो ये देखो अलग बात है। बाकी ये चीज़ मैटर नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें चाहिए होती है वो व्यक्ति सेल्फ स्टडी से मैनेज होती है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी सेल्फ स्टडी हमारा सर्वोग है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैकेंसी कब आएगी, देखो जैसा भी ये रिजल्ट भी आ गया 23 वाली का, 24 वाले का मेंस का भी रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू भी होने वाला है, तो कह सकते हैं कि वैकेंसी तो आएगी 26 में, सॉरी 25 की एंडिंग में, और 2026 की 2025 की वैकेंसी होगी, ठीक है ना। वो वैकेंसी अभी आएगी लेकिन एग्ज़ाम 2026 में होंगे। तो तैयारी तो अपने को करनी है और वैकेंसी तो आएगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब मेन बुक क्या होनी चाहिए, देखो बुक के बारे में बहुत बातें रहती है और सभी को पता ही है। मैं इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं लिखा है, पहली बात तो, ठीक है। जो ऑलरेडी है वही है। लेकिन हमारी में दिक्कत हमारे में ये रहती है कि हम इस चीज़ को प्रति हमारा विश्वास नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। फिर हम सप्लीमेंट्री बहुत करते हैं। जैसे हमने हिस्ट्री कुछ पढ़ लिया तो हमें उस पर विश्वास नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारा फ्रेंड क्या कर रहा है, हमारी जो रीलें आ रही है, रील्स में बुक व्यू आ रही है, और जो रील गुरु है उनकी बुक्स के बारे में पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। और वास्तविकता में वो फैक्चुअलिटी के अलावा कुछ है ही नहीं उसके। जो किताब एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जो किताब लिखने वाला वो कोई ऐसे नहीं है कि मतलब वो व्यक्ति ऑलरेडी एक उसके एक एरिया पर फोकस होगा। राजस्थान की हिस्ट्री जैसे गोपीनाथ शर्मा जी ने लिखी है, तो उनका राजस्थान के हिस्ट्री के प्रति उनका एक अध्ययन है। उन्होंने अपने जीवन की कम से कम 40 साल एक चीज़ पे उन्होंने लगाई है, तभी वो चीज़ों को अडॉप्ट कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि एकदम कोई रील बाज आकर कोई चीज़ उसको आगे बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं था। वो एक मजबूत, एक कंसेप्चुअल, एक अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है वो बुक। और जो व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बाद 200, 250, 300, 400 पेज की बुक लिखता है, तो उसमें एक केवल फैक्चुअलिटी नहीं होती है, वो एक चीज़ों को डेवलप करता है, उसका एक पर्सपेक्टिव होता है, दृष्टिकोण होता है। और वो दृष्टिकोण हमारे में अडॉप्ट कैसे करें उस चीज़ को, ये बुक हमेशा एक कंटेक्चुअल बुक पढ़ेंगे। जो एक जो स्टैंडर्ड बुक होती है उसको पढ़ने से ही डेवलप होने वाली है। तो हम बेस्ट है कि बहुत टाइम है, ठीक है ना। जैसे अभी वैकेंसी आ भी जाती है तो प्रीलिम्स होने में अभी भी 6 महीने लगेंगे, 4-5 महीने लगेंगे। फिर मेंस में भी 5 ऐड करोगे तो कम से कम 9, 10, 11 महीने हमारे पास है। और 11 महीने आरएएस के लिए बहुत ज़्यादा है और बहुत इनफ भी है। यदि कोई मुझे मानना है कोई आरएएस की 3 स्टेज ढंग से तैयारी करे तो 4-5 महीनों में कंटिन्यू तैयारी करे तो निकाल भी सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट बुक है कि आप अभी से ही स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। गोपीनाथ शर्मा या हुकमचंद जैन, दोनों बुक आती है राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत बेस्ट बुक है। इसको यदि आप स्किप कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो और इनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट बुक है। और एक बात है कि हिस्ट्री में मेंस में राजस्थान में जो इंसेंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री नहीं है, ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्र की बुक बहुत बेस्ट है। तो आप सभी जानते हो, ये बस मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड बुक है, उनकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, इसकी पर्पज से लिखा है। बुक पढ़ेंगे उसका जो सिलेक्शन का जो प्राइस है वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में देखो लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज की है। जिस तरीके से आरपीएससी अब घुमा रही है क्वेश्चनों को, एक डेप्थ में जा रही है, तो डीडी बासु जो बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक अच्छी
इंटरप्रिटेशन है, तो मैं मानता हूँ BD बासु बेस्ट बुक है। ज्योग्राफी में हरिमोहन सक्सेना राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में बहुत अपन जानते भी हैं, बहुत अच्छी बुक आती है और आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसलिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक किसी भी सोर्स के बारे में, स्टैंडर्ड बुक कोई भी फॉलो करोगे वो अपने आप में बेस्ट बुक होती है। और स्टैंडर्ड बुक होने का मतलब क्या होता है, कोई देखो सारी पब्लिकेशन अच्छी होती है, लेकिन जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हो गई या भारत जो नेशनल बुक ट्रस्ट होगी, इनके जो पब्लिशिंग जो बुक होती है या ऑक्सफोर्ड की होगी, तो ये बुक हमेशा अच्छी होती है, अच्छी कैटेगराइज होती है, ठीक है, वो अच्छे स्कॉलर की होती है। तो आप इनके बारे में कोई भी अच्छी बुक में, ये जरूर नहीं गोपीनाथ शर्मा की जगह आप हुकुमचंद जैन का भी ले सकते हो, इसके अलावा कृष्ण गोपाल शर्मा जी की भी ले सकते हो, तो आप कुछ भी ले सकते हो, एक अच्छी बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडियन बिपिन चंद्र की जगह स्पेक्ट्रम भी ठीक है, ठीक है। तो इकोनॉमी में देखो सबसे ज़्यादा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो NCERT बुक में हो जाएगी। और इसमें करंट अफेयर का ही काम ज़्यादा मैटर करता है, तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोसाइटी सोशियोलॉजी बुक आती है, ये बाद में देखेंगे, ये मेन पिलर इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। और सोसाइटी में वैसे कोई बुक इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे 12th और 11th की जो सोशियोलॉजी है वो बुक अपन रेफ़र कर सकते हैं, और वहाँ तक हो भी जाता है, ठीक है। IR अभी तो कैसे कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, और बाकी IR के बारे में मैं पूरी प्लानिंग करूँगा बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इस यूट्यूब जो RSD हर्षल है हमारे साथ जुड़िए। ये छोटे सब्जेक्ट है, और इस बार जो RS की मेंस है जो होने वाला 26 तक, बेहतर तरीके के साथ इन सारी विषयों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जैसे इंग्लिश और साइंस टेक्नोलॉजी की भी आप NCERT एंड RBSE की बुक बहुत अच्छी होती है, और वहाँ से जो सेलेक्टेड टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और मैंने सिलेबस को बहुत वाइडली एक्सप्लेन हमारे RS ESL टेलीग्राम कर रखा है, और कौन सी टॉपिक से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जिस सिलेबस का कौन सा पॉइंट कौन सी बुक के साथ पढ़ना है, तो वहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। आप फाइल सेक्शन में इसको वहाँ से रेफर कर सकते हो, ठीक। और हिंदी में राघव प्रकाश जी की बुक अच्छी है, और इसके अलावा और भी बुक बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। और इंग्लिश में रैंड एंड मार्टिन बहुत अच्छी बुक है ग्रामर के लिए। और बस यही है, मेन बुक के बारे में बात हो गई। और तैयारी का मतलब यही होता है कि मैंने जितना भी 25 मिनट 27 मिनट बोला है, सबसे बेस्ट है कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और यही मेन है, बाकी बुक्स वगैरह चलती रहती है, कोई इतना मैटर नहीं करती है। और व्यक्ति की मेंटलिटी, बस ये 4 चीज़ें मैं मानता हूँ बहुत बेस्ट है, काफ़ी हद तक हमें आगे लेकर जा सकती है। बाकी किसी कोचिंग के, किसी ऐसी मेंटोर के लकीर का फ़कीर या अंधभक्त बनने से बेहतर है कि अपनी खुद की एक नई वाइब्रेंसी, एक स्पिरिट क्रिएट करें, एक मौलिकता, एक क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता क्रिएट करें, तो बेस्ट ऑप्शन हमारे साथ रहेंगे। तो बस यही है, और यही इसी के पर्सपेक्टिव में यही हमारा बैकग्राउंड था। आप कुछ भी, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो हमें कोई बुक में कितने घंटे पढ़ने हैं, कौन सी कोचिंग, कोई मैटर नहीं करता है। फाइनली जो मैटर करेगी, एक डायरेक्टली मैटर करता है, एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में आप सीधे आपकी बुक्स होती हैं, आपका प्रैक्टिस होती है, डायरेक्टली आपको इफेक्ट करती है। और इनडायरेक्टली आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन ही मैटर करेगा, बाकी सब कुछ बातें मैं मानता हूँ व्यर्थ है, मोह माया है। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच। और आप हमारे RS रिहर्सल परिवार में जुड़ सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। बेहतरीन एक एक चीज़ को कंसेप्ट और लाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।